अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज का हमारा ये भाईजान भी ऊपर चढ़ आए हैं। तो ये देखें, एक छोटा सा किटन है प्यारा सा। ये फार्माकोलॉजी पढ़ने आए हैं जनाब। ये देखें। चलें ठीक है, चल पुत्र इसका जाए, इसको सुलाते हैं इसके बेड में। चलें जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैस फ्रॉम मैथ्स मेडिको। तो आप लोग मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बाय राइटिंग मैथ्स मेडिको स्पेस जनरल फार्माकोलॉजी। तो अच्छा, रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइस कि डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर कोलीग्स, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच। चलें अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर को मेनली मैं आपको बुक से ही एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपको पता चल जाए आपने कौन सा कहाँ से पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 1, जिसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहेंगे, तो हम इसको मैं लिपनकॉर्ड से आपको बताना चाह रहा हूँ। अरे सबसे पहले कि इसकी 2 क्लासेस हैं फार्माकोलॉजी की, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, इसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। और फार्माकोडायनामिक्स क्या होते हैं कि ड्रग आपकी बॉडी के साथ क्या करेगी, यानी आपकी बॉडी के अंदर कौन सी चेंजेस लेके आएगी। अच्छा, अब जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना 4, वो डिटरमिन करती हैं कि ड्रग का मैकेनिज्म, मतलब ऑनसेट क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगी, और ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग एक्शन क्या होगा। अरे सबसे पहले देखें, जब आप एक ड्रग लेते हैं तो उसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके ज़रिए उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। मतलब या वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लाज्मा में जाएगी। डायरेक्टली कैसे, अगर आप आई वी दोगे तो वो डायरेक्टली जाती है, और अगर आप ओरली लोगे तो वो फिर लिवर से हो के उसकी मेटाबॉलिज्म होकर फिर वो प्लाज्मा में जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि फिर आगे से ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए वो ड्रग कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ, मतलब उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई है। और एलिमिनेशन, फाइनली जो ड्रग होती है ना, वो मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उसके वो एलिमिनेट हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी, या यूरिन के अंदर निकल जाएंगे, या आपके बाइल के अंदर, या आपकी फिसिस के अंदर निकल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी बॉडी के अंदर ना डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। आपने उस सब के लिए ना ये पेज नंबर 5 है ऑफ दिस लिपनकॉर्ड। ठीक है। और इसमें ना ये एक बहुत बड़ा सारा एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, आपने इस टेबल को बहुत प्रॉपर्ली रीड कर लेना है। बेशक आपको मेरा नहीं ख्याल इस वीडियो में सही से नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपने वहाँ से इसको एक दफ़ा देख लेना है। ठीक है। अच्छा, अब इस में एक्चुअली बात क्या है इस टेबल में, कि इस टेबल में से आपको वाइवा में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर कभी कभी रिटर्न में भी इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि आप हमें डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम लिखें। अच्छा, सबसे पहले हमने जो बात करूँगा ना, वो मैं बात करूँगा एंटरल रूट। एंटरल रूट का मतलब ये है कि वो रूट बाय माउथ, मतलब रूट बाय माउथ, आपने मुंह के ज़रिए कोई भी दवाई ली है। अब आगे इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं कि या तो वो ओरल हो सकता है, या सबलिंगुअल हो सकता है, या बक्कल भी हो सकता है। ठीक है। अब ओरल क्या, आपने मुंह के अंदर दवाई ली, ठीक है, नीचे चली गई। सबलिंगुअल क्या है, ज़बान के नीचे रखी। अच्छा, जो सबलिंगुअल होती है ना, क्योंकि वो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बहुत रैपिड होता है। ठीक है। और ये भी फर्स्ट पास इफेक्ट को बाईपास करता है। फर्स्ट पास इफेक्ट की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, मैं आपको एंड पे बताऊंगा। और जो बक्कल होता है लाइक वो जो मुंह में रखना, लाइक बिल्कुल नीचे करके, जिस तरह आपको देसी में बताऊं, जिस तरह निस्वार रखते हैं ना, तो उस तरह करके जो है उसे बक्कल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ओरल के फ़वाइद क्या हैं, कि एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और एक एग्जांपल। ये 3 चीज़ें आपको सबकी पता होनी चाहिए, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एग्जांपल। अच्छा, अब ओरल है ना, ये सेफेस्ट और मोस्ट कॉमन मेथड है। ठीक है। और ये मतलब कन्वीनियंट भी है और इकोनॉमिकल भी है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं कि लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग्स होती है, और जब आप ओरली लोगे तो लाजमी बात है सबसे पहले वो पेट में जाएगा, तो उसके वजह से उसका फूड के साथ कोई इंट्रैक्शन होगा। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, तकरीबन आप सारी ड्रग्स ही ओरल लेते हैं, लाइक मोस्टली ड्रग्स आप ओरल लेते हैं, लाइक मॉक्सिसिलिन हो गई, ठीक है, कोई भी एसिटामाइनोफिन, पैरासीटामोल की टैबलेट वगैरह होगी, एक्सेट्रा। अब सबलिंगुअल वो होती है जो आप ज़बान के नीचे रखते हैं। ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है कि एक तो ये फर्स्ट बाईपास करता है फर्स्ट पास इफेक्ट को, जो कि एक्चुअली लिवर के अंदर होता है, जिसकी वजह से इसका 100% बायोअवेलेबिलिटी है। और दूसरी बात ये कि आपके पास रैपिड ऑनसेट लेके आता है, और लेकिन जो ड्रग स्टेबिलिटी है ना वो भी मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि जो पीएच ऑफ सलाइवा है ना वो रिलेटिवली न्यूट्रल होता है। ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये सिर्फ सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। और सिर्फ उन ड्रग्स के लिए जिनको हमें स्मॉल डोजेज में रिक्वायर हो। तो इसको तो आप बहुत इंपॉर्टेंटली, आपको एक एग्जाम्पल याद होगी, एमआई में हम लोगों को सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, कहते नहीं है कि इसको हार्ट अटैक को जल्दी जल्दी ज़बान के नीचे गोली रखो, तो वो सबलिंगुअल होती है। अच्छा, बक्कल में सिर्फ आप ये याद रख लें कि इसके अंदर एक ड्रग है, लाइक हम 3 ड्रग्स के एग्जांपल्स आप याद कर लें, क्योंकि ये वाइवा में अक्सर पूछ ली जाती हैं। दैट इज़ वन इज़ द ए साइक्लोवीर।
ठीक है। एक आपके पास इंसुलिन है और एक आपके पास लिग्नोकेन है, ठीक है। जो लिग्नोकेन है ना, ये तो आपके पास एनेस्थेटिक एजेंट है, ठीक है। बस इतना याद कर लें। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो पार एंट्रल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा आपने ये लाजमी याद रखना है, आप लोगों से अक्सर पूछ लिया जाएगा कि बेटा वाइवे में पूछ लिया जाएगा, ऐसे क्यों आ जाएगा कि आप हमें पार एंट्रल रूट्स की डेफिनेशन, पार एंट्रल रूट्स के नाम बताएं ना डिफरेंट, तो आपने याद करना है सबसे पहले आईवी इंट्रावेनस, IM इंट्रामस्कुलर, SE सबक्यूटेनियस और ID इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ये आप 4 चीज़ें याद रख लें। अच्छा, अब IV जो होता है ना, IV का फ़ायदा क्या है? आप IV देंगे तो एक तो ये डायरेक्टली आपके प्लाज्मा में जाएगा, जिसकी वजह से इसका फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होगा और बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी, और ये इमरजेंसी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और अगर आपने लाइक कोई इरिटेटिंग सब्सटेंस देने हैं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लार्ज डोजेज या लार्ज पोर्शंस देने हैं ना, तब भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि आपको एलर्जिक साइड रिएक्शन हो सकता है कोई भी किसी किस्म का, ठीक है। कोई एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। और एसेप्टिक टेक्निक्स आपको बहुत ज़्यादा मतलब एसेप्टिक मेजर्स बहुत अच्छे लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्लाज्मा और ब्लड के साथ है। अच्छा, इसके अंदर आपसे पूछ लिया जाता है, MCQ आ जाएगा कि द बायोअवेलेबिलिटी इन केस ऑफ IV ड्रग्स इज एज फॉलोज। अच्छा, उसमें डिफरेंट लिखा हो सकता है, कभी कभी 100% भी लिखा हो सकता है और कभी कभी यूनिटी भी लिखा हो सकता है। यूनिटी का मतलब ही 100% है। इसके अंदर आप कोई भी ड्रग याद कर लें, लाइक आप वेनकोमाइसिन याद कर लें, आप हेपरिन याद कर लें, ठीक है। अच्छा, अब इंट्रामस्कुलर है, अगर आप इसको IM देंगे मतलब मसल के अंदर देंगे, अगर तो जो ब्लड वॉल्यूम मॉडरेट है तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका एडवांटेज आ जाएगा, ठीक है। और अगर बंदे ने मतलब खुद इंजेक्शन लगाना है तो वो IM लगाता है। IV हम उसको मतलब प्रेफर नहीं करते कि बंदे ने खुद सेल्फ एडमिनिस्टर करना है, तो वो IM लगाएगा। और ये मतलब ऑयली व्हीकल्स और एंड कुछ ऐसे इरिटेटिंग सब्सटेंसेस के लिए भी जो IM होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब ईजी रहता है, उनके लिए ये सूटेबल है। अच्छा, उसके अलावा इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, और ये IM हेमरेजेस, इंट्रामस्कुलर हेमरेजेस कॉज कर सकता है, ठीक है। और ये कुछ लैब टेस्ट को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसमें आप कोई भी 2-3 याद कर लें, ठीक है। एक न्यूरोबायन इंजेक्शन है, वो लगाया जाता है। हेलोपेरिडोल है, ठीक है। ये एक एंटीसाइकोटिक है, ठीक है। इसको आप IM इंट्रामस्कुलर देते हो। अच्छा, अब सबक्यूटेनियस कौन सी होती है, ठीक है। जब आपने स्लो रिलीज ऑफ ड्रग्स कराना हो तब आप सबक्यूटेनियस देते हो। ये सिर्फ संपूर्णली सॉल्युबल सस्पेंशंस के लिए ये आइडियल है। ये पेन या नेक्रोसिस हो सकती है अगर ड्रग इरिटेटिंग हो, और मतलब जो लार्ज वॉल्यूम्स में अगर आपने ड्रग देनी हो ना, तो ये सूटेबल नहीं है। इसके अंदर आप एपिनेफ्रिन याद कर लें, इंसुलिन याद कर लें, हेपरिन याद कर लें। अच्छा, इंट्राडर्मल के बारे में ना यहाँ नहीं लिखा हुआ। इंट्राडर्मल के बारे में बिल्कुल इसके पिछले पेज पे लिखा हुआ है कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन क्या होता है, कि अगर आपने डर्मिस में इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, विच इज़ द मोर वास्कुलर लेयर ऑफ द स्किन अंडर द एपिडर्मिस। और जो एजेंट्स फॉर डायग्नोस्टिक डिटर्मिनेशन एंड डिसेंसिटाइजेशन आर यूजली एडमिनिस्ट्रेड बाय दिस रूट। मतलब जो डायग्नोसिस करनी हो हमने, या कोई भी डिसेंसिटाइजेशन करनी हो, तो उस तरह के एजेंट्स को हम मेनली इसके अंदर यूज़ करते हैं, उनका हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। एक आपने याद कर लिया। अच्छा, अब ये आप डायग्राम देखें, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट पारेंटल रूट्स ऑफ ड्रग नज़र आ रहे हैं, और उनके डिफरेंट एंगल्स नज़र आ रहे हैं, जिनको हम यूज़ करके इनको एडमिनिस्टर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आप ये भी एक दफ़ा देख लें, ये भी MCQs में नॉर्मली आ जाता है या आ सकता है। अच्छा, अब अदर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, देखें। अब आगे हम इनहेलेशनल पढ़ेंगे, टॉपिकल पढ़ेंगे, ट्रांसडर्मल पैचेस पढ़ेंगे, रेक्टल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इनहेलेशनल क्या हुआ, मतलब वो इनहेल कर रहा है, अक्सर आपने इनहेलर्स देखे होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग रैपिड होता है, इमीडिएट इफेक्ट आता है, ये गैसेस के लिए बहुत आइडियल है, ठीक है। और जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ज़्यादा जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं ना, उनको हम इनहेलेशनल रूट के ज़रिए लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेन के अंदर जल्दी जाती हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के अंदर डिफ़िकल्टी हो सकती है इन यूजिंग इनहेलर्स, उनको फिर हम इनहेलेशनल ड्रग्स नहीं दे सकते, या उनको डोज रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अंदर आप याद कर लें, मैंने आपको बीटा-2 एगोनिस्ट बताए थे, लाइक साल्बुटामोल, जिसका दूसरा नाम एल्बुटारॉल भी है, ठीक है। इसको हम इनहेल करते हैं, ठीक है, क्योंकि नेज़ल डिकंजेस्टेंट वगैरह के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास आ जाते हैं टॉपिकल। लाइक टॉपिकल में जो वेरिएबल है ना, जो मतलब अफेक्टेड बाय द स्किन, टॉपिकल में होता है कि लाइक सूटेबल व्हेन लोकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज डिसाइड। मतलब स्किन के लिए, आई के लिए, इंट्रावेजाइनल, कोई भी इंट्रानेजल आपने कोई देना हो, ठीक है, और ये इजी फॉर द पेशेंट होता है। इसमें से कुछ सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, लेकिन ये अनसूटेबल फॉर ड्रग्स है जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो या वो पूरी लिपिड सॉल्युबल हो। इसके अंदर आप ड्रग्स की एग्जांपल याद कर लें, आंखों के अंदर आप कौन से बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, टिमोलॉल आई ड्रॉप्स याद कर लें, ठीक है, या पाई के अंदर दे रहे हैं, टॉपिकल दे रहे हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस क्या होते हैं, अगर आपने स्लो सस्टेन्ड
अगर आपको ना लाइक आहिस्ता आहिस्ता अगर आपको एक इफ़ेक्ट चाहिए, लाइक क्योंकि ये बाईपास इफ़ेक्ट को बाईपास करता है, ये कन्वीनियंट है, पेनलेस है, ठीक है, और ये उन ड्रग्स के लिए आइडियल है जो कि लिपोफिलिक है, मतलब लिपिड सॉल्युबल हैं और उनकी पुअर ओरल बायोअवेलेबिलिटी है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कुछ लोगों को जो है ना एलर्जिक टू पैचेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी इरिटेशन हो सकती है, माइक्रो क्रिस्टलाइन डिपॉजिट्स बन सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, और मतलब डिलेड डिलीवरी ऑफ ड्रग टू द फार्माकोलॉजिकल साइड इफेक्शन भी हो सकता है। इसके अंदर आप एग्जांपल ले लें निकोटीन पैचेस, जो कि लाइक सिगरेट छुड़वाने के लिए हम यूज़ करते हैं। स्कोपोलामीन एक हमारे पास एंटी मोशन सिकनेस के अंदर यूज़ होती है, वो भी इंट्रास्टर्मल दी जाती है। अच्छा, रेक्टल रूट होता है कि आप डायरेक्टली रेक्टली एक बंदे को ड्रग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? सबसे पहले ये पार्शियली बाईपास करता है फर्स्ट पास इफेक्ट को, मतलब इसकी बायोअवेलेबिलिटी 50% होगी, ठीक है, एक आपने एमसीक्यू याद कर लेना है, ठीक है। अगर ड्रग वॉमिटिंग कॉज करती है तब ये आइडियल है, या ऐसे लोगों के लिए आइडियल है, या ऐसे पेशेंट्स के लिए आइडियल है जो कि वॉमिटिंग कर रहे हैं या जो कोमा में चले गए हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि एक तो ये इरिटेट कर सकता है रेक्टल म्यूकोसा को, नॉट वेल एक्सेप्टेबल रूट है क्योंकि कुछ पेशेंट्स अनईजी फील करते हैं इसके थ्रू। इसके अंदर जो ड्रग्स आप याद कर लें वो आप याद कर लें, प्रोमेथाजीन या बिसाकोडाइल, बस ये 2 एग्जांपल्स याद कर लें, ठीक है। अच्छा, इसमें से भी एक जो है इंट्राथिकल या इंट्रावेंट्रिकुलर, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया इस टेबल के अंदर, ये होता है जो ब्लड ब्रेन बैरियर टिपिकल डिलेज और प्रिवेंट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए ना, जब भी किसी ड्रग ने ब्लड के अंदर ब्रेन के अंदर जाना है तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जाना है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर थोड़ा सा डिले लेके आता है उसकी क्रॉसिंग के अंदर, ठीक है। तो जबकि हमें लोकल और रैपिड इफेक्ट्स चाहिए हों तो उस वक्त हम इंट्राथिकल या फिर हम इंट्रावेंट्रिकुलर मतलब ड्रग्स देते हैं, ताकि वो फ़ौरन ड्रग्स डायरेक्टली हम दे रहे होते हैं टू द CSF, ताकि वो फ़ौरन जाके अपना जो एक्शन है हमें जो इमीडिएटली रिक्वायर्ड है वो दे सकें। अब हम बात करेंगे डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द GIT ट्रैक्ट के बारे में। अच्छा, आपको पता है डिफरेंट मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं? पैसिव डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है, ठीक है। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो आपकी ड्रग है, ठीक है, अगर तो वो वाटर सॉल्युबल होगी तो वो वाटर चैनल्स के थ्रू मूव करेगी, और अगर वो लिपिड सॉल्युबल होगी तो वो लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर जाएगी, ठीक है। और ये मूव कैसे करती है, इसका जो ड्राइविंग फोर्स क्या होती है? इसकी ड्राइविंग फोर्स होती है इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ड्रग अपने हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरह मूव करती है, मतलब अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रही है, कोई कैरियर की ज़रूरत नहीं होती और किसी किस्म की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ पे स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब ड्रग इसके साथ लगती है तो इसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है और ये ड्रग को ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस द रीजन, ठीक है। और इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक हमारे पास कैरियर प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि इसको लेके जा रहा होता है, और इसके अंदर भी जो आपके पास ड्रग है या जो भी चीज़ है वो अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव कर रहा होता है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, ठीक है। और ये भी सेचुरेट कर जाता है एक पॉइंट पे आके, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कंपाउंड्स जो कि इसको इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि कैरियर के साथ कम्पीट करेंगी। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक तो, और जो ड्रग ट्रांसपोर्टर होता है वो मूव करता है ड्रग को फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन एरिया टू इट्स हायर कंसंट्रेशन एरिया, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब एनर्जी लगेगी, ATP यूटिलाइज होगा, ड्रग ट्रांसपोर्टर इसको मूव करेगा, इस तरह करके ये मैकेनिज्म हो रहा होता है, ठीक है। ये प्रोसेस भी सेचुरेबल होता है, मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है कि इतना सेचुरेटेड हो जाता है कि मजीद मतलब जो ट्रांसपोर्टर है वो ड्रग ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। अब जो एब्जॉर्प्शन बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए, बहुत ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए जो एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है वो होती है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि सबसे पहले एनगुलमेंट ऑफ ड्रग होती है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक छोटी सी पिंचिंग होती है, एक पाउच सा बनता है, उसके अंदर ड्रग जाती है और वो जब पिंच्ड ऑफ होकर सेल के अंदर चला जाता है, और इसी के रिवर्स में एक्सोसाइटोसिस होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो एंडोसाइटोसिस होती है उसकी एग्जांपल में आप विटामिन B12 लिख सकते हैं, जो कि GIT के अंदर उसकी एंडोसाइटोसिस हो रही होती है। अच्छा, अब डिफरेंट फैक्टर्स जो एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहली चीज़ पीएच ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन। देखें, जितनी भी एसिड्स हैं ना, एसिड्स आपके ब्रेक कर जाते हैं, लाइक अगर HA फॉर्म है एक वीक एसिड की, अनचार्ज प्रोटोनेटेड फॉर्म है तो वो अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में H पॉजिटिव आ जाता है, मतलब वो अपना प्रोटोन लूज़ कर देता है। इस तरह जो वीक बेस है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, लेकिन जब उसका प्रोटोन लूज़ हो जाता है तो वो P में लग जाती है। अच्छा, जो भी आयन अनचार्ज होगा या जो भी ड्रग अनचार्ज होगी वो मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली पास करती है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड की प्रोटोनेटेड और बेस की नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म जो होती है, यानी कि जो B फॉर्म है और HA प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ द एसिड, ये हमारे पास इजीली मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर जाएगी। अब
आपके पास जो रेशो बिटवीन द टू फॉर्म्स होती है, ठीक है, वो डिटरमिन होती है बाय द पीएच क्या है एट द साइट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, उसके बाद स्ट्रेंथ क्या है उस वीक एसिड या वीक बेस की, और ये रिप्रेजेंट करता है मेनली हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट पीकेए। अच्छा, पीकेए कम होगा मतलब पीएच कम होगी, मोर ज़्यादा एसिडिक होगा। इसी तरह अगर पीकेए ज़्यादा होगा तो मतलब पीएच ज़्यादा होगी और वो मोर बेसिक होगा। अगला जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो है ब्लड फ्लो टू द एब्जॉर्प्शन साइड। देखिए, अगर इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा होती है स्टमक की निस्बत, इस वजह से वहाँ पे एब्जॉर्प्शन फेवरेबल है। अगर शॉक की सूरत में क्या होता है कि शॉक जो होता है वो हमारे पास ब्लड फ्लो को बहुत ज़्यादा कम कर देता है टू द कुटेनियस टिश्यू, जिसकी वजह से सब कुटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन में जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस तरह टोटल सर्फेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उसकी ज़्यादा होगी। एग्जांपल आप ले लें आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे आपका माइक्रोविलाई होते हैं जो कि आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को 1000 फोल्ड इंक्रीज़ कर देते हैं, आपका सर्फेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं। इस वजह से वहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब एक बंदे को सीलियाक डिजीज़ होगी जिसके अंदर माइक्रोविलाई का ही इशू होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अच्छा, अब कॉन्टैक्ट टाइम एट द एब्जॉर्प्शन सरफेस, अगर ड्रग मूव करे थ्रू द जीआईटी वेरी क्विकली, लाइक इन केसेस ऑफ डायरिया, एक बंदे को डायरिया ड्रग यदि जीआईटी से मूव करके निकल गई है बाहर तो उसकी तो एब्जॉर्प्शन होगी ही नहीं। वही अगर एक ड्रग को प्रॉपर टाइम मिलेगा एब्जॉर्प्शन के लिए तो वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। फूड के प्रेजेंस के अंदर क्या होता है कि ड्रग को भी डाइल्यूट कर देता है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को भी स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आपके पास जो ड्रग है वो भी आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती है। अच्छा, एक्सपेक्शन ऑफ द पी ग्लाइकोप्रोटीन, अब पी ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है ना, ये ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस ड्रग्स को, वेरियस मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये थ्रू आउट द टिश्यू, ये देख रहे हैं, ये थ्रू आउट द टिश्यूज इन आवर बॉडी एक्सप्रेस होता है। मेनली कहाँ पे एक्सप्रेस होता है? किडनीज, प्लेसेंटा, इंटेस्टाइन, ब्रेन कैपिलरीज। और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ड्रग करता है फ्रॉम टिश्यू टू द ब्लड, मतलब उसको बाहर निकाल रहा है इससे, ठीक है। और इसकी वजह से जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है, और ये मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसको कहते हैं एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। अब हम बात करेंगे बायोअवेलेबिलिटी के बारे में। बायोअवेलेबिलिटी एक्चुअली होती है, ये रेट और वो एक्सटेंट है जिसमें आपकी जो एडमिनिस्ट्रेड ड्रग है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, मतलब रीच करती है सिस्टमिक सर्कुलेशन को। मिसाल के तौर पर आपने 100 मिलीग्राम ड्रग दी, उसमें से 70 mg जो होती है वो आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई, तो 0.7 या 70% जो है वो उसका क्या है हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी है। बायोअवेलेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या मतलब हमारे पास सिग्निफिकेंस है कि एक तो ये हमारे पास ड्रग डोजेज को कैलकुलेट करने में, जो नॉन आईवी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ड्रग डोजेज को कैलकुलेट करने में, और लाइफ सेविंग ड्रग्स जिनका जो हमारे पास नैरो रेंज है वो बहुत, जो नैरो रेंज ऑफ सेफ्टी होती है उनके अंदर इस्तेमाल हो जाती है। अच्छा, क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ बायोअवेलेबिलिटी एंड डिटरमिन द फैक्टर्स और नेम द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द बायोअवेलेबिलिटी। 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। पहला फैक्टर है फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। जब आप ड्रग को ओरली लेते हो तो वो आपके जीटी ट्रैक्ट के अंदर एंटर होती है, वहाँ से पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर जाती है, पोर्टल सर्कुलेशन में जाके वहाँ से वो मेटाबोलाइज होती है लिवर में या गट वॉल में, फिर जाके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाके एंटर होती है। तो जो अमाउंट ऑफ द ड्रग जो अनचेंज्ड, मतलब जो हमारे पास एंटर हो रही होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, वो एक्चुअली क्या हो जाती है, इस मेटाबॉलिज्म की वजह से कम हो जाती है। इसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक हो गया। अब मतलब डिफरेंट मेडिकेशंस के लिए डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो 90% जो होती है वो फर्स्ट पास मेटाबोलाइज हो जाती है, इस वजह से हम उसको सबलिंगुअल दे रहे होते हैं ताकि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर सके। अब सॉलिबिलिटी भी ऑफ द ड्रग, अगर तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी, ठीक है, तो वो अगर तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी तो वो पूरी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वो जो लिपिड मेम्ब्रेन बैरियर्स हैं उनको क्रॉस नहीं कर पाएगी। अगर वो बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक होगी तो वो भी पूरी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वो एक्वासर्फेसिस के अंदर इनसॉल्युबल होगी। तो इस वजह से हमने एक ऐसी ड्रग होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल भी हो और थोड़ी सी उसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी भी हो, तो वो ड्रग आइडियल रहती है। तो वो सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग इस वजह से अफेक्ट करी होती है। केमिकल इंस्टेबिलिटी, सम ड्रग्स मिसाल के तौर पर जिस तरह पेंसिलिन जी हैं, ठीक है, वो गैस्ट्रिक कंटेंट्स की पीएच में जाके अनस्टेबल हो जाती हैं, लेकिन इंसुलिन जैसी ड्रग होती हैं वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं बाय द जी ट्रैक बाय डिग्रेडेटिव एंजाइम, इस वजह से हम इंसुलिन को नहीं दे सकते ओरली। इस तरह नेचर ऑफ द ड्रग फॉर्मुलेशन क्या है। अच्छा, ड्रग एब्जॉर्प्शन में भी अल्टर्ड बाय फैक्टर्स दैट आर अनरिलेटेड टू द केमिस्ट्री ऑफ द ड्रग। मिसाल के तौर पर कि पार्टिकल साइज़ क्या है, सॉल्ट फॉर्म क्या है, क्रिस्टल पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है, एंटायरिक कॉटिंग क्या है, कोई बाइंडर्स, कोई डिस्पर्सिंग एजेंट्स जो कि मतलब डिसोल्यूशन में को इन्फ्लुएंस कर सके, वो इस तरह की चीज़ तो नहीं मौजूद जो कि ड्रग फार्मूलेशन को अल्टर कर सके, तो वो भी आपकी बायोअवेलेबिलिटी को अल्टर करती है। अब हम बात करने लगे हैं बायो इक्विवेलेंस और अदर टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस की। देखिए, दो ड्रग फॉर्मुलेशंस तब बायो इक्विवेलेंट होती हैं अगर उनकी जो बायोअवेलेबिलिटी हो वो कंपेरेबल हो और उनको सिमिलर टाइम चाहिए कि वो ब्लड कंसनट्रेशन के अंदर ब्लड के अंदर उनकी पीक कंसनट्रेशन आ सके, सेम टाइम लगता है उनको।
और दो ड्रग फॉर्मुलेशंस थेरेपेटिकली तब इक्विवेलेंट होती हैं अगर उनके जो फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट हो, ठीक है, और साथ में वो बायोलॉजिकल मतलब बायो इक्विवेलेंट भी हो। क्या फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर सेम डोजेज फॉर्म, ठीक है, उनके अंदर सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, सेम स्ट्रेंथ हो उसकी, सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो और उसके क्लिनिकल इफेक्ट्स और उसकी जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो भी सेम हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक ड्रग थेरेपेटिक इक्विवेलेंस तब रखती है दो ड्रग्स जब उनकी बायो इक्विवेलेंस भी होती है और वो दोनों फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस भी होते हैं। ये आप इस पैराग्राफ के अंदर ये बात पढ़ेंगे। अच्छा, हमने पढ़ लिया कि फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने एक्चुअली इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस, बायोअवेलेबिलिटी और डोजिंग। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस दोनों हाफ लाइफ को डिटरमिन करते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम आगे मजीद पढ़ते हैं। बायोअवेलेबिलिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसके फैक्टर्स के बारे में आपको बता चुका हूँ और फर्स्ट पास इफेक्ट के बारे में भी आपको बता चुका हूँ और बायोअवेलेबिलिटी की सिग्निफिकेंस के बारे में भी। डोजिंग आगे दो तरह की होती है, मेंटेनेंस डोजिंग और लोडिंग डोजिंग, ठीक है, इनके बारे में भी मैं आपको आगे मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम फार्माकोकाइनेटिक्स में जो अगली बात करेंगे वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली है क्या? फ्लूइड वॉल्यूम विच इज़ रिक्वायर्ड टू कंटेन द एंटायर ड्रग इन द बॉडी एट द सेम कंसंट्रेशन एज मेजर्ड इन द प्लाज्मा। इसको हम वीडी से डोनेट करते हैं, ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो लीटर्स में है। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि दैट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। इसकी कोई फिजिकल इक्विवेलेंस नहीं है, ये जस्ट एक अपेरेंट एक वॉल्यूम है जो हमें ड्रग को डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट जिस तरह होती है उसको कैलकुलेट करने में मदद करता है एक्चुअली। फॉर एग्जांपल जो 5000 लीटर है ना, ये एक एवरेज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। एक ड्रग जिसका नाम क्विनाक्रीन है, ठीक है, जिसकी एक एवरेज ह्यूमन के अंदर जिसका फिजिकल ब्लड वॉल्यूम जो है वो 70 लीटर्स है। अब डिफरेंट फैक्टर्स जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर रहे हैं वो एज फॉलोज हैं। 7 फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहली बात लिखी हुई है आपके पास वो है ब्लड फ्लो। अब क्या होता है, अगर रैपिड ब्लड फ्लो होगा मिसाल के तौर पर ब्रेन और हार्ट के अंदर, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। अब जहाँ पे ब्लड फ्लो कम होगा, फॉर एग्जांपल इन एडिपोज टिश्यू, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा। अगली बात आ जाती है आपके पास साइज ऑफ ऑर्गन। लार्जर साइज ऑफ ऑर्गन, फॉर एग्जांपल आप लिवर ले लें तो ड्रग स्टोर्ड भी ज़्यादा होगी तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। अगर आप एक स्मॉल साइज का ऑर्गन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप रेटिना ले लेते हैं, उसके अंदर ड्रग स्टोर कम होगी तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा। अगली चीज़ आ जाती है इसकी बाइंडिंग। अब बाइंडिंग किससे होती है? बाइंडिंग होती है एक्चुअली हमारे पास बाइंडिंग टू द ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन या किसी भी टिश्यू कंपार्टमेंट के साथ, तो ड्रग कंसंट्रेशन मतलब बढ़ाने के लिए ये भी इसको इफेक्ट कर रही होती है। आगे हमारे पास आ जाता है रेशो, लिपिड टू वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट आ जाता है, ठीक है। जो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं ना, वो जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको इजीली क्रॉस कर लेती हैं, ठीक है। और जो प्रेगनेंसी दूसरा फैक्टर है, ठीक है, तो जो फीटस है वो ड्रग को ले सकता है, में टेकअप द ड्रग, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मजीद बढ़ सकता है ड्रग का। फैट टू लीन बॉडी मास रेशो, अब इसमें क्या होता है कि अगर तो बॉडी वेट इंसान का ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। और पैथोलॉजिकल स्टेट्स लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिरोसिस हुई है, ठीक है, यूरीमिया हुआ है, डिफरेंट पैथोलॉजिकल स्टेट्स में डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द हाफ लाइफ क्या है। देखें, जब भी आपने नॉर्मली याद रखना है कि हाफ लाइफ और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का ना डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक बात आ गई। अच्छा, क्या होता है कि जब ड्रग की एलिमिनेशन होती है ना, कहाँ पे होती है? एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स के अंदर होती है। कौन से एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के अंदर? लाइक लिवर है, किडनी है और बहुत से ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है ड्रग का, वो डिपेंड कर रहा होता है कि मेटाबॉलिज्म इन दीज ऑर्गन्स पर यूनिट टाइम, ठीक हो गया। अब डिलीवरी ऑफ द ड्रग है ना जो इन ऑर्गन्स के पास जाती है, वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। एक डिपेंड कर रही है फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा के ऊपर और दूसरा ब्लड फ्लो के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर एक ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि वो ज़्यादातर ड्रग एक्स्ट्रा प्लाज्मिक स्पेस में ही रह जाएगी और वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को अनअवेलेबल होगी, यानी कि वहाँ तक नहीं जा सकेगी। जब वहाँ नहीं जा सकेगी तो ना ही वो बॉडी से इतनी जल्दी एलिमिनेट होगी। जब उतनी जल्दी एलिमिनेट नहीं होगी तो उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ जाएगा। इसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाफ लाइफ का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब किसी भी वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उस ड्रग की हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगी और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी हमारे पास बढ़ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 3 फंक्शनल डिस्टिंक्ट बॉडी कंपार्टमेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। प्लाज्मा कंपार्टमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है और टोटल बॉडी वाटर है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब हम बात करेंगे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड। अच्छा, हमारी अभी डायग्राम देखें, हमारी बॉडी के अंदर लाइक टोटल में 2 मेन कंपार्टमेंट्स हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये दोनों मिलकर हमारे पास टोटल बॉडी वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी बना रहे होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर 2 कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल
वॉल्यूम एंड प्लाज्मा वॉल्यूम, ये दोनों मिल के एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बनाते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी चीज़ ने एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जाना है, ठीक है, तो उसको एक लिपिड मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स को क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि उसने उसको सेल के अंदर जाना है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। अच्छा, अब एक ड्रग है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुई, बॉडी के अंदर एंटर होकर वो 3 मेन कंपार्टमेंट्स के अंदर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। कौन कौन से कंपार्टमेंट? प्लाज्मा कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। प्लाज्मा कंपार्टमेंट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट और टोटल बॉडी वाटर। अच्छा, अब प्लाज्मा कंपार्टमेंट की हम बात करते हैं। अगर एक ड्रग का हायर मॉलिक्यूलर वेट है या वो प्रोटीन एक्सटेंसिवली प्रोटीन बाउंड है, मतलब उसकी प्रोटीन के साथ बाइंडिंग है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी कि वो जो स्लिट जंक्शन होते हैं ना कैपिलरीज के दरमियान, वहाँ से पास कर सके। उसकी वजह से क्या होता है कि वो सिर्फ प्लाज्मा कंपार्टमेंट की, जिसको हम वास्कुलर कंपार्टमेंट कहते हैं, वहाँ पे कन्फाइंड रह जाती है और मजीद आगे नहीं जाती, मतलब उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम रह जाता है। और इसमें कौन सी ड्रग हमारे पास इस तरह का मतलब बिहेवियर शो करती है, वो है हमारे पास हेपरिन। अगली कुछ ड्रग्स होती हैं जो सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर रह जाती हैं। अब क्या होता है कि अगर ड्रग का लो मोलिकुलर वेट है लेकिन वो हाइड्रोफिलिक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एंडोथेलियल स्लिट जंक्शंस बिटवीन द कैपिलरीज से तो पास कर जाएगी, क्योंकि लेकिन वो हाइड्रोफिलिक है और लिपोफिलिक नहीं है, इस वजह से वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, जिसके अंदर एक्चुअली हमारे पास लिपिड्स सॉल्युबल ड्रग्स पास करती हैं वहाँ से। इस वजह से वो सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रह जाती है, जो कि 20% कॉन्स्टिट्यूट करता है आपके टोटल बॉडी वाटर का, दैट इज़ अबाउट 14 लीटर, ठीक है। और इस तरह की ड्रग कौन सी अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ये वाला बिहेवियर शो करती है। अच्छा, टोटल बॉडी वाटर यानी कि वो ड्रग जो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इंट्रासेलुलर में भी और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर भी। अब एक ड्रग है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है और साथ में वो लिपोफिलिक भी है। लिपोफिलिक होगी तो वो देखो मतलब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर तो डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन साथ में वहाँ पे लिपिड बैरियर को क्रॉस करके आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर भी चली जाएगी। इसका मतलब वो टोटल बॉडी वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, जो कि एक्चुअली 60% ऑफ द टोटल बॉडी वेट है, और वो 42 लीटर है इन 70 kg इंडिविजुअल। और एथेनॉल इस तरह का बिहेवियर शो करती है। अब असल में जनरल में क्या होता है कि जितना ज़्यादा एक ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, ये इंडिकेट करता है कि उसकी ग्रेटर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द टिश्यूज़, मतलब वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई है आपकी बॉडी के अंदर, मतलब वो प्लाज्मा कंपार्टमेंट के अंदर भी गई है, वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर भी गई है, वो इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर भी गई है, हर जगह गई है। और अगर उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा ना, इसका मतलब जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है या इनटू द टिश्यूज़, वो सिर्फ कन्फाइंड है या प्लाज्मा कंपार्टमेंट के अंदर या सिर्फ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। तो ये आपने याद रखना है, ये आपका अक्सर ऐसी क्यों आ जाता है, मतलब कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉडी इन विच द ड्रग कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपने ये सारा देखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। अच्छा, सबसे पहली बात आपने जो याद रखनी है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एक्टिव होती हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो एक एलिमिनेशन का एक प्रोसेस है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम प्रो ड्रग्स यानी कि इनएक्टिव अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं और फिर वो हमारी बॉडी के अंदर जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। एग्जांपल ले लें लीवोडोपा। लीवोडोपा इज अ ड्रग विच इज़ यूज इन पार्किंसनिज्म, एक ब्रेन का डिसऑर्डर है। अब वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स क्या है। इन दो चीज़ों को दरमियान आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना कभी। आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने इस तरह करके इसको एक्सप्लेन करना है, तो इंशाल्लाह एग्जामिनर को समझ आ जाएगी। तो एलिमिनेशन ऑफ ड्रग एक्चुअली है क्या? एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स, एलिमिनेशन इज़ द इरिवर्सिबल रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर इंक्लूडेड है बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होती है कि रिमूवल ऑफ इंटैक्ट ड्रग फ्रॉम द बॉडी है, मतलब वो ड्रग जो बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं हुई और वो निकाल दी गई है। 3 मेजर रूट्स हैं एलिमिनेशन के, हेपेटिक, लिवर, बिलरी और यूरिनरी यानी कि किडनी के थ्रू। अब ये सारे मिलके क्या करते गए एलिमिनेशन के, जो मतलब एलिमिनेशन खुद बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सक्रीशन मिलके करते गए, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग को इवेंचुअली कम करते हैं, ठीक है। अब इनकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी से ड्रग क्लियर हो रही है तो इसको हम कहते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होती है? क्लियरेंस इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड फ्रॉम विच ड्रग इज क्लियर्ड पर यूनिट टाइम, मतलब वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जिससे पर यूनिट टाइम में ड्रग क्लियर हो रही है। इसका एक तो ये फॉर्मूला है 0.693 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हाफ लाइफ। दूसरा इसका ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं कि दैट क्लियरेंस इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। ये भी आप इस तरह करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब अगली चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होती हैं वो वाया किडनी होती हैं। वोलेटाइल एनेस्थेटिक गैसेस वाया लंग्स एक्सक्रीट होते हैं। कुछ ड्रग्स जो मेटाबोलाइज नहीं होती वो सिर्फ एक्सक्रीशन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। एलिमिनेशन के ना दो रूट्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग के, ठीक है। लेकिन जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में क्या है कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो कांस्टेंट है, वो कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में क्या होगा कि जितनी ज़्यादा ड्रग की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो पर यूनिट टाइम में जो ड्रग है ना वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट होगी।
अब जो हाफ लाइफ है ना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में वो कांस्टेंट होती है, लेकिन जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं होती। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो एग्जांपल है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इन आवर बॉडी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का अपने मानने की याद रख लें, एप यानी कि मंकी, बंदर जैसे हम कहते हैं। तो जो ड्रग्स हायर कंसनट्रेशन में जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन शो करती हैं वो एप हैं। एप ए से एस्पिरिन, पी से फेनेटॉइन और ई से एथेनॉल। अब आप ग्राफ्स देखें, ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे टाइम है इन आवर्स और वाई एक्सिस पे प्लाज्मा कंसनट्रेशन है। अब जो फर्स्ट ऑर्डर ड्रग्स है ना, ठीक है, वो आप देख रहे हैं कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखें पहले 5 यूनिट पर आर ड्रग के कम हुए, फिर ड्रग जितनी रहेगी, फिर 2.5 यूनिट पर आर कम हुए, फिर 2.5 का हाफ हुआ यानी कि 1.25 यूनिट्स पर आर कम हुए। मतलब वो कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस तरह ड्रग की कंसनट्रेशन कम होती जा रही है उसी तरह रेट ऑफ एलिमिनेशन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, रिगार्डलेस है मतलब ड्रग कंसनट्रेशन के, और वो एक लीनियर फैशन में कम होता जा रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर 10 यूनिट मौजूद है ना, तो हर घंटे बाद 2.5 यूनिट कम होगा। ये नहीं है कि पहले आपकी बॉडी के अंदर समझे 2.5 कम हुआ, पीछे रह गया सब। पहले आपकी बॉडी के अंदर 10 यूनिट्स थे, 10 का हाफ हुआ 5, 5 से फिर नीचे आए 2.5, इस तरह नहीं। हर घंटे के बाद तकरीबन 2.5 यूनिट कम होते जाएंगे। मतलब लीनियर फैशन में ड्रग का जो है ना वो डिक्रीज़ होता जा रहा है ड्रग कंसनट्रेशन। लेकिन जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो ड्रग कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, और फर्स्ट ऑर्डर में वो ड्रग कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। उस वजह से उस ड्रग की हाफ लाइफ भी जो होती है ना वो कांस्टेंट होती है। आपको पता है उसकी हाफ लाइफ कितनी है, उसका हाफ हो रहा है, मतलब हर घंटे के बाद उसका एक हाफ होता जा रहा है। लेकिन जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में आपको कोई पता नहीं है कि ड्रग हाफ का कब होगा। देखें 10 यूनिट्स थे ड्रग के, तो हाफ लाइफ का मतलब ये है कि उसके यूनिट्स हो जाने चाहिए थे 1 घंटे के बाद कितने, 5, लेकिन उसकी यूनिट कितने कम हुए हैं, 2.5। तो आपको उसकी हाफ लाइफ का पता नहीं चलता, मतलब उसकी हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं होती, वो वेरिएबल रहती है, वेरी करती रहती है। तो ये आपने डिफरेंस लाजमी याद करना है, ये अक्सर रेसिक्यू में आ जाता है। अब हम बात करें टोटल बॉडी क्लियरेंस के बारे में। सिस्टेमिक क्लियरेंस को ही टोटल बॉडी क्लियरेंस कहते हैं, एंड इट इज़ द सम ऑफ ऑल द क्लियरेंसेस, ठीक है, जो कि ड्रग मेटाबोलाइजिंग और ड्रग एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स की होती है। किडनी मेजर होती है जहाँ पे आपकी ड्रग की मतलब क्लियरेंस होती है, मतलब एक्सक्रीशन होती है। तो टोटल क्लियरेंस से सिस्टेमिक क्लियरेंस इक्वल होगी क्लियरेंस इन द हेपेटिक, ठीक है, क्लियरेंस इन द रीनल, क्लियरेंस इन द पल्मोनरी एंड अदर्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो हेपेटिक और रीनल, मतलब किडनी की और लिवर की जो है ना क्लियरेंस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को हम कंसिडर करते हैं। पीछे आपने एक वर्ड पढ़ा था हाफ लाइफ। हाफ लाइफ एक्चुअली होती है, हाफ लाइफ इज द टाइम विच इज रिक्वायर्ड बाय द ड्रग टू रीच हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ये कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर और वेरिएबल होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर। और इसका फॉर्मूला क्या है कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लियरेंस। और इसके यूनिट्स टाइम वाले ही होते हैं, यानी कि सेकेंड्स, मिनट्स या फिर आवर्स वगैरह, जो भी इसके यूनिट्स हैं। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें, वो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपसे बार बार वाइवा में पूछा जाएगा, ये रिटन में आ जाता है, बेटा व्हाट इज़ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल अल्ट्रेशन है एक ड्रग की, जिसको हम सिग्नोबायोटिक भी कहते हैं, दैट अंडरगोज इन द बॉडी। अब एक्चुअली इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, असल जो एग्जामिनर्स हैं, ये जो वाइवा आस्कर्स हैं, वो आपसे जो मेन चीज़ पूछना चाहते हैं वो उसका प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, आपकी जो किडनी है ना वो लिपोफिलिक ड्रग्स को एफिशिएंटली एक्सक्रीट नहीं करती। क्यों? क्योंकि लिपोफिलिक कहता है वो सेल मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर सकता है। तो क्या होता है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, इसकी वजह से वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता। इस वजह से लिपिड सॉल्युबल एजेंट्स को सबसे पहले मेटाबोलाइज किया जाता है इनटू पोलर, और फिर वहाँ से वो वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। कैसे? लिवर के अंदर डिफरेंट फेजेस ऑफ रिएक्शंस होते हैं, 2 फेजेस ऑफ रिएक्शन, जिसको फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शन कहते हैं। मतलब इसका प्रिंसिपल क्या हुआ कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को आपने कन्वर्ट करना है वाटर सॉल्युबल ड्रग्स के अंदर, ताकि वो इजीली आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो सकें। अब फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शंस का डिफरेंस ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है। फेज़ 1 रिएक्शन में 3 तरह के रिएक्शंस आते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। फेज़ 2 रिएक्शन में आपकी कॉन्जुगेशन होती है। कॉन्जुगेशन के अंदर ग्लूकोरोनिडेशन, एसिटाइल की एडिशन एसिटाइलेशन, सल्फर की एडिशन सल्फेशन, मिथाइल की एडिशन मिथाइलेशन। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो ग्लूकोरोनिडेशन है। अब फेज़ 1 रिएक्शन का काम क्या होता है कि ये लिपोफिलिक ड्रग को पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? या तो उसका जो पोलर फंक्शनल ग्रुप है उसको अनमास्क करते हैं, यानी कि उसको एक्सप्रेस करवाते हैं, या उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लाइक OH या NH2 ग्रुप। और इसके अंदर क्या होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे बना था उसको मजीद वाटर सोल्युबल बनाया जाता है, ताकि वो थेरापेटिकली इनएक्टिव होता है, ताकि उसकी एक्सक्रीशन हो सके बाय द किडनी एंड बाइल। इसके अंदर माइनर इंक्रीज इन हाइड्रोफिलिसिटी आती है, क्योंकि वो पोलर बनाना पता नहीं शायद ज़्यादा हाइड्रोफिलिक हो या ना हो, लेकिन फेज़ 2 के अंदर मेजर इंक्रीज इन हाइड्रोफिलिसिटी आती है और वो बहुत ज़्यादा वाटर सोल्युबल हो जाता है। इसके अंदर ड्रग एक्टिवेटेड हो सकती है, अनचेंज्ड भी हो सकती है, या इनएक्टिवेटेड भी हो सकती है। और कॉन्जुगेटेड ड्रग मोस्ट कॉमनली इनएक्टिवेटेड हो जाती है।
कभी कभी ये होता है जो कुछ ड्रग्स होते हैं वो फेज़ 1 के अंदर नहीं जाते बल्कि वो डायरेक्टली फेज़ 2 के अंदर चली जाती हैं, मतलब वो फेज़ 1 को बाईपास कर देती हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं और फेज़ 1 की जो रिएक्शन है ना वो मोस्ट रिएक्शंस आर साइटोक्रोम P450 कैटालाइज, और ये फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों रिएक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं, आपके लिवर के अंदर हो रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम बात करेंगे साइटोक्रोम P450 के बारे में। साइटोक्रोम P450 का मैंने जिक्र किया था पीछे। तो साइटोक्रोम P450 एक्चुअली है क्या? साइटोक्रोम एक सुपर फैमिली है हीम कंटेनिंग आइसोजाइम्स की, जो कि मोस्ट सेल्स लेकिन मेनली लिवर और GAT के अंदर हमारे पास मिलते हैं। अच्छा, एक MCQ आता है कि CYP3A4 और जो 5 होते हैं ना वो 36% कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये MCQ आ जाता है कि इनमें सबसे ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब साइटोक्रोम P450 के ना कुछ ड्रग्स होते हैं जो इंड्यूसर्स होते हैं जो कि इसको प्रमोट करते हैं, और कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो कि साइटोक्रोम P450 के एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर्स की। देखें, अगर साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट एंजाइम्स जो होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट टारगेट्स होते हैं फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस के लिए, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ, जो कि एक्चुअली साइटोक्रोम P450 आइसोजाइम को इंड्यूस करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो उनकी जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी हमारे पास कम आता है। अब साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर्स का जो निमोनिक है वो है GTQ क्रैब। GTQ क्रैब, मतलब आपने GT रोड पे एक क्रैब को चलते हुए देखा। तो GTQ क्रैब में G से ग्रिसोफ्लोविन, T से टेट्रासाइक्लिन, Q से क्विनिडीन, ठीक है। इस तरह क्रैब C अरेबी, C से कार्बामेज़ेपिन, R से रिफेम्पिन, A से अल्कोहल और B से बारबिटूरेट। साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर्स। अब इनहिबिशन ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको एडवर्स इफेक्ट्स और टॉक्सिसिटी ड्रग की नजर आएगी। और मोस्ट कॉमन जो इनहिबिशन होती है ना वो कंपटीशन फॉर द सेम आइसोजाइम की वजह से होती है, ठीक है। उसकी वजह से ड्रग के ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट्स नजर आएंगे। अच्छा, इसके अंदर जो निमोनिक है वो एक कहते हैं ना एक बंदे का बहुत ज़्यादा IQ स्मैक्ड है, मतलब IQ स्मैक्ड। I से आइसोनाइज़ेड क्विसोकिनोलॉन्स, S से स्पाइरोनोलेक्टोन, M से मैक्रोलाइड्स, A से अमायोडारोन, C से सिमेटिडीन, K से कीटोकोनाजोल, E से एरिथ्रोमाइसिन एंड D से डेप्सोन। डेप्सोन भी एक एंटीबायोटिक है। तो आपने ये साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर्स और साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर ड्रग्स के नाम याद कर लेने हैं। ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, कोई MCQ आ सकता है, या SCQ तो यार बहुत कम चांस है, लेकिन आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करें थेरेपेटिक विंडो के बारे में। थेरेपेटिक विंडो क्या होती है? ये एक सेफ रेंज होती है बिटवीन द मिनिमम थेरेपेटिक कंसंट्रेशन एंड मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल थियोफाइलिन की जो थेरेपेटिक विंडो है ना वो 8 to 20 मिलीग्राम पर लीटर है, मतलब 8 उसकी मिनिमम थेरेपेटिक कंसंट्रेशन है और 20 उसकी मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? ताकि एक्सेप्ट ये मैं बताता है कि एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ प्लाज्मा लेवल्स, ठीक है, जब हमने कोई भी डोज रिजीम डिज़ाइन करनी होती है कि मतलब इस रेंज के दरमियान हमने ड्रग देनी है, ना इससे ज़्यादा देनी है ना इससे कम देनी है, ताकि हमें इफेक्ट मिल सके। अब देखें ना, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या होती है? ये वो कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग है जिससे बिलो पेशेंट का रिस्पॉन्स इतना थोड़ा होता है कि कोई क्लिनिकल बेनिफिट हमें नहीं मिल सकता। और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन क्या होती है? कि ये मिनिमम कंसंट्रेशन है जिस पर टॉक्सिसिटी होगी या ड्रग अपने साइड इफेक्ट्स शो करेगी, और ये हमें डिटरमिन करती है कि परमिसिबल प्लाज्मा लेवल्स ऑफ द ड्रग, मतलब किस हद तक हम एक ड्रग की कंसंट्रेशन दे सकते हैं और उससे मज़ीद नहीं दे सकते। अब हम बात करेंगे डोज रिजीम के बारे में। डोज रिजीम क्या होता है? ये ड्रग एडमिनिस्टर करने का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक प्लान को हम डोज रिजीम कहते हैं। इसके अंदर 2 डेफिनेशंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर SCQ में आपसे मतलब लाइक पूछ ली जाती हैं कि बेटा व्हाट इज़ लोडिंग डोज एंड व्हाट इज़ मेंटेनेंस डोज। लोडिंग से आप याद रखें, आपने ड्रग लोड करनी है। अब जब आपने ड्रग लोड करनी है ना तो उसको लोड इस तरह करना है कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो उसकी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन हो, मतलब ड्रग अपना इफेक्ट शो कर सके। तो मतलब हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द डोज विच इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव अ स्पेसिफिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल विद सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारे पास क्या आ जाती है? लोडिंग डोज आ जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग्स का जो है ना वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से जो लोडिंग डोज होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो हम लोडिंग डोज को बहुत आहिस्ता आहिस्ता एडमिनिस्टर करते हैं, स्लोली एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि हम टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट कर सकें एट हाई प्लाज्मा लेवल्स, ठीक है। अच्छा, अब लोडिंग डोज का जो फॉर्मूला है उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय द डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ओवर बायोअवेलेबिलिटी, इसका यूनिट मिलीग्राम है। अब इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आ रहा है? क्योंकि लोडिंग डोज के अंदर जो हमारा मेन मकसद होता है ना, दिस इज़ द फिलिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने ड्रग देनी होती है ताकि हम उसका एक डिजायर्ड कंसंट्रेशन ले सकें जो कि हमारे पास इफेक्ट लेके आएगा। इस वजह से इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। अब मेंटेनेंस डोज क्या होती है? अब
आपने एक बंदे को लोडिंग डोज दी, पहली दफ़ा उसका इफेक्ट आ गया, अब आपने उसके अंदर ड्रग की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखना है एक स्पेसिफिक लेवल तक ताकि आपको इफेक्ट आता रहे। तो द डोज फॉर द रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन टू मेंटेन द टारगेट प्लाज्मा लेवल, उसको हम मेंटेनेंस डोज कहते हैं, ठीक है। अब मेंटेनेंस डोज में क्या फ़र्क होता है कि ये इंपॉर्टेंट होती है कि हमने कंसंट्रेशन को जो मेंटेन करना है वो अबव द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन मेंटेन करना है ताकि हमारे पास क्लिनिकल इफेक्ट आ सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या लार्ज डोजेस दे देते हैं लंबे पीरियड के लिए, या छोटी डोजेस देते हैं शॉर्टर इंटरवल्स के लिए। मतलब आप समझ रहे हैं हम डोज किस तरह देंगे। अगर ज़्यादा mg की डोज होगी तो दिन में एक दे देंगे, थोड़ी mg होगी तो दिन में 2 दफ़ा दे देंगे, इस तरह करके मैं बताना चाह रहा हूँ। मेंटेनेंस डोज में फॉर्मूला में क्लियरेंस मल्टीप्लाई बाय वो डिसाइड प्लाज्मा कंसंट्रेशन और बायो अवेलेबिलिटी आता है। अब इसके अंदर क्लियरेंस क्यों आता है, क्योंकि इसका मकसद ये होता है कि देखें जब आपने ड्रग ली तो ड्रग के अंदर एलिमिनेशन हो रही है, मतलब वो ड्रग क्लियर हो रही है, उसकी क्लियरेंस हो रही है आपकी बॉडी से। तो आपने जो ड्रग क्लियर हुई है ना क्लियरेंस के थ्रू, आपने उसको रिस्टोर करना है। इस वजह से इसके फार्मूला के अंदर क्या आता है, क्लियरेंस आती है। क्योंकि जो ड्रग एलिमिनेशन के थ्रू यानी कि क्लियरेंस के थ्रू रिमूव हो चुकी है आपकी बॉडी से, आपने उसको रिस्टोर करके आपने एक जो टारगेट प्लाज्मा लेवल है उसको मेंटेन करना है। इस वजह से इसके अंदर हम क्लियरेंस मल्टीप्लाई बाय द डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन और बायोअवेलेबिलिटी, और इसका जो फार्मूला में जो इसका यूनिट आता है वो आता है मिलीग्राम पर टाइम, दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स ख़त्म हो जाती है, ये फार्माकोकाइनेटिक्स यहाँ तक है। अब इससे आगे कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, जो बुक में थोड़ा आगे पीछे है तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसके बाद हम फार्माकोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, पहली डेफिनेशन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो इडियोसिंक्रेसी क्या होता है। एडवर्स इफेक्ट्स टू एन एजेंट या ड्रग, जो कि नॉर्मली मोस्ट पेशेंट्स में नहीं होता, मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन के अंदर आ रहा होता है। इसकी वजह क्या हो सकती है, या तो इसका कोई जेनेटिक डिफरेंस हो सकता है ड्रग मेटाबॉलिज्म का, या कोई इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म लाइक एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसकी एग्जांपल में आप क्लोरामफेनिकॉल ले लें, ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, और इसके अंदर ग्रे बेबी सिंड्रोम या ए प्लास्टिक एनीमिया, दो ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो कि इडियोसिंक्रेसी के अंदर आते हैं। अब प्लेसिबो क्या होता है, नेक्स्ट इज प्लेसिबो। व्हाट इज अ प्लेसिबो? ये एक इनएक्टिव या डमी मेडिकेशन होती है जो कि एक्टिव इन्वेस्टिगेशन फॉर्मुलेशन से रिजेंबल कर रही होती है जितना पॉसिबल हो सकता है उस हद तक, लेकिन इसका कोई थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता, मतलब सिर्फ इन्वेस्टिगेशनल यूज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगला आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ ऑर्फन ड्रग्स। ड्रग्स विच आर मेड फॉर रेयर डिजीजेज आर कॉल्ड एज द ऑर्फन ड्रग्स, या वो डिजीजेज जो बहुत कम लोगों के अंदर होती हैं। अब क्या होता है, क्योंकि इसकी जो सेल्स टू प्रॉफिट रेशियो है वो बहुत कम है, तो जितनी भी आपकी लाइक डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो उसको नहीं बनाती। तो यूनाइटेड स्टेट्स में इसके लिए स्पेसिफिक इंसेंटिव्स और टैक्स एलिविएट किया जाता है, लोगों का टैक्स कम लिया जाता है ऐसी ड्रग्स के ऊपर, ताकि इसको बनाने में वो इनकरेज कर सकें। फॉर एग्जांपल हीमार्जिनेट इज द ड्रग विच इज़ यूज टू ट्रीट एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। अगला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द डिफरेंट ड्रग रिजर्वॉयर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सबसे पहले आप इसको एक सीक्वेंस में याद कर लें कि ड्रग रिजर्वॉयर्स कौन कौन से, इनको नाम करें। सबसे पहले आप आपकी बॉडी के ऊपर की स्किन है, फिर आप ऊपर से शुरू करें आइस, आइस के बाद मसल्स, मसल्स के बाद यू शुड सी ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट में ब्रेस्ट मिल्क, उसके बाद नीचे है लिवर, लिवर के अंदर क्या बनता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स बनती हैं, और बेली फैट पे आ जाए तो एडिपोज टिश्यू, उसके साथ किडनीज और अदर बॉडी टिश्यूज एज वेल। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ड्रग रिजर्वॉयर्स स्लोली रिलीज़ करते हैं ड्रग को ताकि वो मेंटेन कर सकें द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, और वो प्रोलॉन्ग करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग एज वेल। तो बस इतना ही है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट लाइक जनरल फार्माकोलॉजी का 1 पोर्शन हो गया है। तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर कोलीग्स एज वेल, और अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको फार्माकोडायनामिक्स के बारे में बताऊँगा कि फार्माकोडायनामिक्स क्या होते हैं। इस तरह आपका जनरल फार्माकोलॉजी सारा कंप्लीट हो जाएगा।